हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एपीसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे भारत की राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति जो कि एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिटी का, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट, जितने भी आर्टिकल, जितने भी सूचना है वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, राष्ट्रपति जो होता है जानने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ें उसके बारे में देख लेते हैं, फिर आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल मतलब संविधान के भाग 5 में आते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति जो संविधान का भाग 5 है, इसमें हमारा संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संघीय कार्यपालिका के बारे में, ठीक ना, जो कि आर्टिकल है हमारा 52 से 78 के बीच में ये आर्टिकल आपका आता है। इससे पहले हम लोग को भाग 1 से 4 तक पढ़ना होता है, जो कि भाग 1 जो है हमारा, भाग जो 1 है आपका संविधान के भाग 1 जो है वो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है, राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 आता है, ठीक ना। तो ये आप इससे पहले आपको पढ़ना है ये सारा चीज, क्योंकि सारा चीज अगर सीरियल वाइज आप पढ़ते हैं ना तो माइंड में सेटअप होता है, ठीक ना। तो इसमें से अधिकांश पे हम लोग टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, अगर आप वो वीडियो देखें तो पीछे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके बाद भाग 2 आता है आपका, जो कि नागरिकता से रिलेटेड, इस पे भी वीडियो हम बनाए हैं, तो इसके बारे में भी आप जाके देख सकते हैं। ये भाग 2 है, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आता है, और ये आपका नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, इस पे हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। और एक होता है भाग 3 आ जाएगा। भाग 3 जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट होता है हमारा। फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है। इसके बाद आता है आपका भाग 4। भाग 4 जो कि आपके इसको बोला जाता है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। ये होता है आपका संविधान 36 से 51 के बीच में ही आता है, ठीक ना। और एक हम लोग पढ़े थे इसके पहले वीडियो जो हम लोग बनाए थे, उस पर बात किए थे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि संविधान के भाग 4A में आता है। कौन सा भाग इसको जोड़ा गया है? 4A भाग है, जो कि ये मूल संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको ए से लिखा गया है, 4A लिखा गया है, ठीक ना। और ये अनुच्छेद 51A में आता है। तो ये रिलेटेड है आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जो कि यूएसएसआर यानी रसिया से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा जाता है आपको स्वर्ण समिति के द्वारा। तो ये भी हम लोग सब इसके बारे में बात किए हैं पीछे की वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद उसको जाके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सारा चीज को अगर एक पैटर्न में, एक सीरियल वाइज अगर स्टडी करते हैं, डिटेल्स में स्टडी करते हैं, तो आपको सारा चीज लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में सेटअप रहता है, ठीक ना। नहीं तो एक एक कहीं से भी पढ़ के रट लेने से आप उस चीज को तुरंत भूल जाइएगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, जो कि आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आता है। राष्ट्रपति जो होता है, इसको भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो होता है हमारा, वो एक परमानेंट पद है। राष्ट्रपति जो पद है वो कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है, एक परमानेंट पद है आपका, परमानेंट पद है आपका, ठीक ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक ना। राष्ट्र का अगर प्रमुख बोला जाए तो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट आपका होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम लोग हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र, यानी भारत में राष्ट्र का प्रमुख अगर माना जाएगा तो वो राष्ट्रपति होगा। जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट ये होता है प्रधानमंत्री, ठीक ना। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका होगा प्रधानमंत्री, जबकि हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो होगा आपका
राष्ट्रपति। भीमराव अंबेडकर के अनुसार बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में? बी आर अम्बेडकर का कि भारत के राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति है ब्रिटेन के सम्राट के समान है, ठीक ना। ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं उनके समान हम लोग इसको भारत के राष्ट्रपति का जो पद है उनको माना जाता है, ठीक ना। दोनों में बस अंतर ये है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वो वंश के आधार पर चुना जाता है, वंशानुगत होता है, जबकि यहाँ भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक रूप से चुना जाता है, ठीक ना। संवैधानिक रूप से उनको चुना जाता है, जबकि ये वंशानुगत होता है। बस इतना ही डिफरेंस है हम लोग। ये बोला गया था आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलिए, भारत के संविधान के भाग 5 में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 से 62 तक 62 तक मेनली आता है। एक 72 भी होता है, एक 73 भी होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल कौन कौन पढ़ना है? 52 से लेके हम लोग का 62, फिर आपको 72, फिर 73। तो ये सब आर्टिकल आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो कि इनकी योग्यता, इनके कार्य, इनके पद, ये किसको त्याग करेंगे, इनकी जो वेतन या ये किन किन को निर्वाचित करते हैं, ये मतलब कि नियुक्ति करते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 52। एक और चीज, भारत का जो लोकतांत्रिक प्रणाली होता है, मतलब ये लोकतांत्रिक प्रणाली जो होता है 2 तरह का होता है। लोकतांत्रिक प्रणाली 2 टाइप का होता है। पहला लेते हैं हम लोग संसदीय सरकार, ठीक ना, संसदीय सरकार। और दूसरा प्रणाली को बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स अध्यक्षतात्मक गवर्नमेंट, ठीक ना। यानी इसको बोलेंगे हम लोग प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। तो प्रेसिडेंशियल ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है आपको पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। तो पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार जो है हमारा भारत में है, और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है आपको अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक ना, जिसमें राष्ट्र का प्रमुख जो माना जाता है प्रेसिडेंस माना जाता है, ठीक ना। लेकिन और सारे कार्यकारी जो शक्ति होता है वो राष्ट्रपति के अंदर आता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग का भारत में जो है संसदीय सरकार है, इसको अलग नाम से जानते हैं, कैबिनेट, जैसे कैबिनेट सरकार भी इसको बोला जाता है, आपको उत्तरदायी सरकार भी बोला जाता है, ठीक ना। एक और नाम से जाना जाता है जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, ठीक ना। वेस्टमिंस्टर के प्रणाली के नाम से भी संसदीय प्रणाली को जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत में ये प्रणाली है। तो हमारे देश में है संसदीय प्रणाली, जिसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है राष्ट्रपति होता है, जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग आर्टिकल बात करेंगे 52 के बारे में। यहाँ पे छेद नंबर 52। ये बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है शैल बी वर्ड का प्रयोग किया गया है। शैल बी का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो सदैव अपने पद पर विद्यमान रहेंगे। राष्ट्रपति जो होंगे सदैव अपने पद पर विद्यमान रहेंगे, ठीक ना।
विद्यमान का मतलब हुआ कि ये पद जो है कभी भी रिक्त नहीं रखा जा सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या राष्ट्रपति, जैसे आप सोचते होंगे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक ना। तो वो ऐसा नहीं होता है, जब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे तब तक दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का जो पद है कभी भी रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति अगर अपने पद से रिक्त हो जाता है, कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का मान लीजिए कि डेथ हो गया या किसी कारणवश से, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है, उपराष्ट्रपति उस पद पे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक ना। मतलब उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद जो होता है उस पे राष्ट्रपति आ जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मान लीजिए उसका भी पद खाली है, तो राष्ट्रपति के पद पे कौन आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। तो ये पद जो है कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है, ठीक ना। चलिए दूसरा है आपका 53 नंबर, आर्टिकल नंबर 53, जो कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका की जो शक्ति है, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको ना, की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। मतलब है कोई भी कानून या कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं हो सकता है जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति जो पद है आपको उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी कार्यपालिका का जो है वो आपका जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति जो होता है ना, संघ की कार्यपालिका में आपके सबसे ऊपर राष्ट्रपति को मानते हैं हम लोग। संघ की जो कार्यपालिका होता है सबसे ऊपर राष्ट्रपति आता है, फिर आपके आते हैं इधर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं संघीय कार्यपालिका, कार्यपालिका, फिर इधर आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, पीएम और मंत्रिमंडल, फिर इसके नीचे आते हैं आपका महान्यायवादी, ठीक ना। महान्यायवादी जो होता है आपका वो जो भी कानूनी कार्रवाई होता है ना सरकार का, वो उसको देख रेख करता है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका में ये सारे पद आते हैं। भारत की कार्यपालिका जो हो जाएगा, संघ की जो कार्यपालिका होगा उसमें आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को सम्मिलित किया जाता है। तो ये कार्यपालिका में आते हैं और इसमें सबसे प्रमुख जो होगा, सबसे ज़्यादा शक्ति अगर देखा जाए संविधान के अकॉर्डिंग तो वो राष्ट्रपति को दिया गया है। चलिए आर्टिकल 53 हो गया, हम लोग का 54 के बारे में बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 54 है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे स्टार आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये निर्वाचन मंडल से रिलेटेड है आपका। भारत का जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वैसा होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, तो लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, ठीक ना। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं हम लोग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, निर्वाचित
सदस्य या निर्वाचित जो विधायक होते हैं, विधायक, वो भाग ले सकते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित आपके विधायक भाग ले सकते हैं। आर्टिकल एक चीज आपको याद रखना है, जो 70वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें एक चीज जोड़ा गया जो दिल्ली के और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचित विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे दिल्ली और पुडुचेरी के, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये आपको जोड़ा गया कब? 17वें संविधान संशोधन 1992 में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग नहीं ले सकते हैं, ये आपको देखना है, जो कि क्वेश्चन बन जाता है हम लोग का। तो ये हो सकता है राज्यसभा, लोकसभा में मनोनीत सदस्य, ठीक ना। मनोनीत सदस्य जो होंगे वो भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल निर्वाचित सदस्य आपकी भाग ले सकते हैं, ठीक ना। फिर आपका राज्य के विधान परिषद का सदस्य, राज्य के केवल विधानसभा का भाग ही निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्य जो होंगे वो आपके भाग नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा के विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो आपके भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के, ठीक ना, राज्य के जो विधानसभा होगा, राज्य के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये जो है लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता है। चलिए अब आर्टिकल 54 के बारे में हो गया, 55 के बारे में हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 55, ठीक ना, ये है निर्वाचन की विधि के बारे में बताता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का विधि है उसके बारे में बताता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो निर्वाचित लोगों के द्वारा होता है। इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक ना, क्योंकि इसमें जनता जो है डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, जनता जो है डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जनता के जो द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं जनता के द्वारा, ठीक ना, चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की विधि होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें डायरेक्ट जो है जनता भाग नहीं लेती है, आपको निर्वाचित आपके सदस्य भाग लेते हैं। 56 आर्टिकल है आपके राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में। 56 आर्टिकल आपको बताता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, ठीक ना। तो कार्यकाल जो होता है इनका 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका माना राष्ट्रपति का होता है। इससे पहले वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर त्याग पत्र देना होगा तो किनको देंगे? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। नहीं तो आपको राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ये आपका आर्टिकल 56 में लिखा गया है। अगर राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त रहता है तो उसको 6 महीने के अंदर आपको भरना होता है, ठीक ना। रिक्त कहने का मतलब रिक्त तो ये कभी नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति जो थे वो किसी कारणवश खाली हो गए, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, मान लीजिए उपराष्ट्रपति या इस पद पे है,
या सुप्रीम कोर्ट का आपका मुख्य न्यायाधीश है, इस पद पे अभी विराजमान है। तो ये हमेशा के लिए नहीं रह सकते, पूरे कार्यकाल के लिए ये लोग नहीं रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव करा के इनके जगह पे राष्ट्रपति को आपको बिठाना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है की जगह पे अगर उपराष्ट्रपति है या मुख्य न्यायाधीश है तो उनको 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा के उनके पद पे राष्ट्रपति को बैठाना होगा। चलिए, तो 56(7) नंबर हो जाएगा आपका। 57 नंबर आर्टिकल है आपको, ये पुनः री इलेक्शन से रिलेटेड है, यानी पुनः निर्वाचन से, यानी कोई भी व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी मतलब कोई व्यक्ति कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति को 2 बार या 3 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अभी तक 2 ही बार अधिकतम हुआ है। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 बार मैक्सिमम राष्ट्रपति बने थे, ठीक ना। तो 2 बार से ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन कितना ये वर्णन नहीं किया गया हमारे संविधान में कि कोई कितना बार रह सकता है, तो कितना बार भी कोई राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक ना। चलिए, 57 हो गया। 58 में चलते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। भारत के निर्वाचन होने के लिए क्वालिफिकेशन, ठीक ना, सॉरी, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्वालिफिकेशन। निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं का मतलब हो गया क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आएगा आपको वो भारत का नागरिक होने चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, वो पहला चीज भारत के नागरिक होने चाहिए। वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक होगा, ठीक ना। वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, ठीक ना। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल होता है और लोकसभा के सदस्य के लिए आपका 25 साल होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। राष्ट्रपति के लिए अगर उम्र देखा जाए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल और राष्ट्रपति के लिए आपका 35 वर्ष, ठीक ना। तीसरा चीज आपको ये होता है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक ना। जो राष्ट्रपति होना चाहिए वो लोकसभा के सदस्य की योग्यता, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक ना, कि निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक ना, योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति ये क्वालिफिकेशन में आ जाएगा 3rd नंबर, ठीक ना। वो किसी भी लाभ पे नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए राज्यपाल हैं, कोई राज्य के राज्यपाल हो गए और वो चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति का इलेक्शन करें, तो वो नहीं हो सकता। उस पद को पहले उनको त्यागना पड़ेगा, ठीक ना, फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन, जो कि हमारे आर्टिकल 58 में बताया गया है। चलिए आगे हम लोग 59 नंबर, आर्टिकल नंबर 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, ठीक ना। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्त यानी क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। तो राष्ट्रपति को जो होना चाहिए निःशुल्क शासकीय भवन मिलना चाहिए, मतलब मिलता है, ठीक ना। हमारे संविधान में लिखा गया है 59 में कि राष्ट्रपति को क्या क्या शर्त मतलब कि कंडीशन उनको मिलना चाहिए, उनका वेतन कितना होना चाहिए, ये हमारे 59 में बताया गया है। तो शासकीय भवन इनको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, जो कि फ्री होता है। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। दूसरा चीज, इनका वेतन जो होता है
पहले इनका वेतन 1.5 लाख था, ठीक ना। इनका जो वेतन था पहले 1.5 लाख था। 2008 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन जो था वो कितना था आपका 1.5 लाख था। लेकिन अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख है, ठीक ना। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो कितना है 5 लाख है। 61 नंबर आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपको, जो कि हमारे महाभियोग को बताता है। महाभियोग जो कि अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह एक जो होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है, ठीक ना। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, संसद से पारित होता है। संसद के किसी भी सदन से पारित हो सकता है, ठीक ना। 1/4 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए जहां से ये पारित होगा। तो किसी भी सदन से ये महाभियोग का प्रक्रिया जो होता है वो स्टार्ट हो सकता है आपके किसी भी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से हो सकता है, बशर्ते आपको सिग्नेचर जो होना चाहिए उस महाभियोग पे 1/4 लोगों का सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक ना। आरोप की जो सूचना होगी, राष्ट्रपति पे जो भी आरोप होंगे उसकी सूचना जो होगी, आरोप की सूचना जो होगी राष्ट्रपति को हम लोग को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा। जो भी महाभियोग जिस भी सदन से पारित होगा तो राष्ट्रपति को ये सूचना 14 दिन पहले आपको बताना होगा। लेकिन ये स्थिति अभी तक भारत में कभी नहीं आई, अभी तक महाभियोग राष्ट्रपति पे नहीं लगा है, ठीक ना। बशर्ते ये राष्ट्रपति को एक लिमिटेशन मतलब कि अपने दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए उनके दायित्व को लिए मतलब कि उसका उल्लंघन ना करे संविधान का, इसके लिए बनाया गया, ठीक ना। फिर आपको अगर ये महाभियोग पारित करना है तो 2/3, ठीक ना, 2/3 जो होना चाहिए बहुमत पारित होना चाहिए। किसी भी सदन में 2/3 से वो पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहां से भी 2/3 से पास होगा, फिर महाभियोग जो होगा वो आपका लगेगा राष्ट्रपति पे। तो 2/3 से पास होना अनिवार्य है आपका किसी भी सदन में। तो ये राष्ट्रपति का महाभियोग जो कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना, जो कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, संसद के द्वारा ये पारित किया लागू किया जाता है, मतलब कि महाभियोग चलाया जाता है। ये किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। 1/4 जो होना चाहिए आपके 1/4 सिग्नेचर के साथ ये किसी संसद से सदन से पास होगा, और 2/3 आपके बहुमत होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 60 नंबर एक को हम लोग छोड़ दिए हैं आर्टिकल 60 भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रखना है। शपथ, राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। जो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 60 जो बताता है वो शपथ के बारे में बताता है। जो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए 61 हो गया महाभियोग। इसके बाद है आपका 72। तो आर्टिकल 72 जो है आपको रिलेटेड है क्षमादान से, यानी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा मान लीजिए हो गया है, उम्र कैद की सजा हो गया, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के नज़र में अगर सही है तो उस राष्ट्रपति या देखते हैं आपकी किसी मूवी में देखते हैं कि लास्ट अंतिम जो होता है, कोई जिनको फांसी की सजा हो जाती है वो राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए अनुरोध करते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी को क्षमादान दे सकते हैं जिसको फांसी या उम्र कैद या कोई सजा हुआ है, तो उस केस में, ठीक ना, अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के नज़र में अगर अपराधी वो नहीं लग रहा है तो वो क्षमादान दे सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल हमारे हो गए, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति द्वारा किन किन को नियुक्त किया जाता है, ठीक ना, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति
द्वारा नियुक्त अधिकारी। राष्ट्रपति किन किन अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, ये आपको इसमें बताया गया। तो पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपको न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। चौथा नंबर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो सरकार जो बोला जाए कि गवर्नमेंट का जो वकील होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति या उनके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। 7 नंबर हो जाएगा निर्वाचन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य या अन्य निर्वाचन जो भी आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर से आ जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य को भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, आपके राष्ट्रपति। आपको दिल्ली और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए कुछ अधिकारी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम में, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा राष्ट्रपति। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसका नोट्स बना सकते हैं और 1-2 बार इन चीज़ों को रिपीट करके या 1-2 बार वीडियो को देख के आप सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो था, जिसमें सारा चीज़ आपको बताया गया राष्ट्रपति से रिलेटेड। आई होप इससे बाहर आपके किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो इससे रिलेटेड आप जाके कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं राष्ट्रपति रिलेटेड टॉपिक को। तो देखिएगा आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी आसानी से सॉल्व होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।